Hello, Ascadians. Welcome in the world of learning. We are going to start MCQ सीरीज. क्वेश्चन शुरू करते हैं आपका पहला, और सुबह के बजे हैं 5, तो स्टार्ट करते हैं. शायद 5 से भी पहले का टाइम है. चलिए, जो भी है. द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP इज 6 - 6 18 या -18. जो भी है आपको बताना है. आपके पास टाइम मिलेगा मुश्किल से 2 मिनट का. मुझे लग रहा है आपको लेस देन 2 मिनट में ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा. मैं ये भी बताऊंगा कि आंसर आपको कैसे लिखना है. चलिए, तो क्वेश्चन क्या है वो सामने है आपके. आप पहली बात तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी आंसर देने की. ठीक है, तो टाइप आपका जो भी है, सॉल्यूशन मैं आपको कर रहा हूँ, आंसर जो करेक्ट है वो आपको पता चल जाएगा. बट आप अपने से पहले से देने की कोशिश करिए. आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा आप पहले से आंसर देने की कोशिश करिए, फिर आप मैच करिए कि आपका करेक्ट है या नहीं है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था. वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये दोनों तीनों टर्म जो है वो कैसे है, 3 कॉन्जुगेट टर्म ऑफ एन AP. अब 3 टर्म है, एक सिंपल सा सॉल्यूशन तुरंत बनाया. रफ वर्क करना है आपको, सीधा आंसर लिखना है. तो सॉल्यूशन नहीं करने की ज़रूरत है, सीधा आंसर लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे. तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्या था इसका, इफ़ 3 और मोर देन 3 टर्म अगर दिए भी जाते हैं, किस में दिए जाते हैं, AP में, तो आपसे पूछी जा रही है किसकी वैल्यू बताना है. क्या, द वैल्यू ऑफ x. किसकी वैल्यू बतानी है आपको, वैल्यू ऑफ x बतानी है. ठीक है, तो 3 टर्म है. इफ A, B एंड C आर इन AP, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. अगर 3 टर्म है तुम्हारे, कितने टर्म है, 1 2 एंड 3 टर्म है, और वो भी किसमें, AP में. तो कंडीशन क्या होती थी, इन तीन, इनका डिफरेंस जो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. मतलब डिफरेंस इक्वल होगा. आइए देखते हैं कैसा होगा. देन B - A इज इक्वल C - B. सही है. हमें क्या चाहिए, जो भी चाहिए, हमें तो x चाहिए. फिलहाल यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है. दिस इम्प्लाइज B, ये वाला जो निगेटिव B है इसको ट्रांसपोज करो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव B इज इक्वल C + A. और तुरंत आपको मिला 2B इज इक्वल C + A. फाइनली B इज C + A अपॉन 2. तो एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि B कौन सा टर्म था, सेकेंड टर्म. ठीक है, C कौन सा टर्म था, C कौन सा टर्म है, चेक करो, थर्ड टर्म. और A कौन सा टर्म था, A है हमारा फर्स्ट टर्म. A फर्स्ट टर्म. ठीक है, बस क्या करना था, थर्ड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2. ठीक है, ज़्यादा कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत है नहीं. तो हेयर सीधा कॉन्सेप्ट लगाया. B हमारा सेकंड टर्म कौन है, दोनों सेकंड टर्म कौन हुआ, ये फर्स्ट टर्म, ये वाला अपना सेकंड टर्म. ठीक है, x + 10 इज इक्वल C कौन सा टर्म था, चेक करो, C थर्ड टर्म, दैट इज 3x + 2 प्लस, फिर क्या बताना हमें, फर्स्ट टर्म देखो क्या है, 2x अपॉन में कर दो 2. ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट आपका. और वैसे भी मैंने क्लासेस में अधिकतर क्या बताया कि आपको इस तरीके से बताया था कि सेकेंड टर्म x + 10 - 2x इज इक्वल 3x + 2 और माइनस x + 10. तो भी आप वहीं जाओगे. ठीक है, या तो इस कॉन्सेप्ट से कर लो या फिर इससे भी कर लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि ट्रांसपोज करना होगा और वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी तुरंत. आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 × x प्लस 10 × 2. ठीक है, एंड 10 × 2 इज 20 इज इक्वल 3x + 2 + 2x. ठीक है बच्चों, अब सिंपल सी चीज़ है, 2x कैंसिल आउट. सही है. अब क्या करना है, 3x अगर हम इसको लिखें, अरेंजमेंट करें तो ये 20, और इधर क्या बचा, 3x + 2. क्लियर. 2 को ट्रांसपोज करते हैं, 20 - 2 इज इक्वल 3x. वेरिएबल एक तरफ है, कांस्टेंट एक तरफ. कितना आ गया, 20 - 2 18 इज इक्वल 3x. तुरंत आंसर इज, बताओ क्या आ जाएगा. ऐसे भी लिख सकते हो, 3x इज इक्वल 18. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल 18/3. और x तुम्हें मिला कितना, 6. तो करेक्ट आंसर था A.
ठीक है, अब आंसर कैसे लिखना है, सबसे बड़ी चीज़ तुमने हमसे पूछा कि सर आंसर कैसे लिखा जाएगा, तो आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। आंसर लिखने का तरीका आपको क्या करना है, आप यहाँ देखिए आंसर लिखेंगे। जैसे पहली बात तो क्वेश्चन लिखो पेपर में, क्वेश्चन, ठीक है, फिर आप लिख रहे हो जो भी क्वेश्चन है, और फिर उसका क्वेश्चन सपोज दैट फर्स्ट है, क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट है, और उसका सब पार्ट होता है, सब पार्ट होगा मान लो पहला, पहला इस तरीके से, ठीक है। तो आंसर लिखोगे क्या आया है, पहली बात तो आपका आपने 4 ऑप्शन थे आपके पास ए बी सी डी, उसमें से सही कौन सा निकला, ए, तो तुरंत लिखा ए। तो कुछ लोग ए लिख के चले जाते हैं, ए नहीं लिखना है आपको, पूरा आंसर देना है। आंसर क्या है, आंसर करेक्ट है 6, क्योंकि कंफ्यूजन होती है जब कॉपी चेक करता है ना, वो ए और डी में कुछ बच्चे ऐसा बनाते हैं कि ए और डी दोनों सेम लिखते हैं, तो आप लोग जरूर लिखें, है ना। ये था आपका पहला सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, फाइनली 6 आ गई। ओके एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। न्यू क्वेश्चन सर्किल का है और सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन देखिए, लिखा है इन फिगर इफ ओ इज द सेंटर, ओ हमारा क्या है, ओ सेंटर है, ऑफ अ सर्किल, पी क्यू इज अ कॉर्ड, हाँ ठीक है, पी क्यू जो है हमारी कॉर्ड है, एंड द टेंजेंट पी आर, एंड द टेंजेंट जो है वो हमारी क्या है, पी आर, एट पी मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, कितने डिग्री का, ये जो टेंजेंट्स है ये 50 डिग्री एंगल बना रही है, किसके साथ, कॉर्ड पी क्यू के साथ, ठीक है। देन पी ओ क्यू बताना है हमें बेटा, ये एंगल बताना है। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लीजिए। और मेरे सॉल्यूशन पे एक तरीके से डिपेंड मत करिए, आप केवल मेरे सॉल्यूशन का आंसर मैच करिएगा, ठीक है। तरीका जिसको नहीं आता वो देख भी ले, मैं तरीका भी बता रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ, आंसर लिखना, ठीक है। सॉल्यूशन देखें इसका। सबसे पहले तो वो थ्योरम हमें पता होनी चाहिए जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। टारगेट क्या है, टारगेट एंगल पी ओ क्यू मीन्स ये वाला एंगल, ये चाहिए। तो सबसे पहले वो थ्योरम, वी नो दैट टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत जरूरी था, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जिनको नहीं आता वो इस चीज़ को देखें, बहुत बड़ी चीज़ है ना। ये थ्योरम है हमारी जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। क्या लिखा है, टेंजेंट्स। अच्छा कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा देते हैं। बेटा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम काम नहीं करती यहाँ पे। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम थी क्या, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड इज इक्वल एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो बेटा अल्टरनेट सेगमेंट में ये तो सेंटर पर ही है, इस सेगमेंट में कोई अगर एंगल बनता, मतलब अगर ये होता, ये चीज़ अगर होती, तब जाके तुम इस एंगल को जो 50 डिग्री है ये सब ना होता, तो ये एंगल होता तुम्हारा, ये वाला कितने डिग्री का हो जाता, 50 डिग्री, ना कि ये, ठीक है। तो एंगल से अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहाँ पे काम नहीं करेगी। पहली बात मैं रफ कर दूँ, जो डॉटेड मैंने बनाया, नहीं तो तुम लोग जो है इसी को समझोगे। तो टारगेट आपको दिख गया होगा, पीओ क्यू चाहिए, बट उससे पहले ये थ्योरम, सब कुछ है ये थ्योरम। जो लोग अपना सॉल्व करें वो अपना मैच करें, ठीक है। चलिए उनका तो हो भी जाएगा जल्दी, 1 मिनट में होना है, बट यहाँ पे आपको जो बच्चे समझ नहीं पाए वो समझ भी ले यहाँ पे। तो वी नो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है। टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बना रहे हो, इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बना रहे हो, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। वो 100% कैसी होगी, वो परपेंडिकुलर होगी किस पर, परपेंडिकुलर होगी रेडियस पे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है, P, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। आइए तो देख लिया हम लोगों ने कि एंगल, सीधी सी बात है, OP इज परपेंडिकुलर टू PR, आप ऐसे भी लिख सकते हो, OP इज परपेंडिकुलर टू PR, इन सब का ये है। और अगर OP परपेंडिकुलर टू PR है तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल OPR
एंगल ओ पी आर कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। सही है। और हमें सबको पता है एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड इज 50 डिग्री, ये तो दे रखा है। टारगेट क्या है, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो छोड़ो, पहले टारगेट देखो। एंगल ओ पी आर पता चल गया 90 डिग्री, और ओ पी आर को अगर हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू और प्लस एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर बेटा कितने डिग्री का हो गया ये? 90 डिग्री का, देख लो। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल ओ पी क्यू प्लस क्यू पी आर पता है, बिल्कुल पता है 50 डिग्री है, इज इक्वल 90 डिग्री। तो फाइनली एंगल ओ पी क्यू कितना आ गया? एंगल ओ पी क्यू इज 50 डिग्री को ट्रांसपोज कर देते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो बच्चों अभी क्या मिला? केवल और केवल आपको मिला है एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का मिल गया आपको? ये मिल गया है 40 डिग्री का। सही है, ठीक है। मिल गया। अब सुनो मेरी बात, मैं एक बार चेक कर लूँ कि तुमको दिख रहा है या नहीं पूरा। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। चलिए, अब दिख रहा है तो ओ पी क्यू कन्फर्म हो गया। ओ पी क्यू हमारा कितना आ गया? 40 डिग्री। मैं इधर की स्टेटमेंट इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, या चलो नहीं भी रफ करता हूँ तो भी इधर थोड़ी सी जगह है। अब एक बात बताओ, इस तरफ थोड़ी सी जगह है, अगर ध्यान से देखो ये बात पता चली एंगल ओ पी क्यू कितना है? 40 डिग्री। अच्छा ये बताओ ओ पी और ओ क्यू बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर द रेडियस, मतलब ओ पी इज इक्वल ओ क्यू। बात सही है। और अगर हमने सुना है कि इफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल इक्वल, तो दिस इज ट्राइंगल। अगर आप कंप्लीट ट्राइंगल ओ पी क्यू में देखें, इन ट्राइंगल लिख दें, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है। ओ पी और ओ क्यू दोनों सेम हो गया, हो गया। ओ पी और ओ क्यू जैसे ही सेम हुआ तो इनकी जो साइड्स इक्वल, किसी ट्राइंगल है उसकी टू साइड्स इक्वल, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब ओ पी ओ क्यू का अपोजिट एंगल कितने डिग्री का था? ओ क्यू का अपोजिट एंगल ओ पी क्यू था। तो अगर हम बात करें कि ओ पी का अपोजिट एंगल कौन, ओ पी का अपोजिट एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी इज इक्वल, और ओ क्यू का अपोजिट एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। और ओ पी क्यू बच्चों हमें पहले से पता है वो कितने डिग्री का है? 40। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये 40 है तो ये भी क्या है? 40 होगा। सही है, क्या होगा? 40 होगा। अब बताओ किसी ट्रायंगल में तुम्हें दोनों एंगल पता है, तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तुरंत लिखो बाय यूजिंग ASP, और जैसे तुमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की तुरंत क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी बताओ, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो तुरंत इसको बताओ, एंगल POQ प्लस ये 40, ये भी 40, प्लस 40 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। मीन्स किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 180 डिग्री का होता है। तो दिस इंप्लाइज एंगल POQ प्लस 80 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो फाइनली आंसर इज एंगल POQ इज 180 डिग्री माइनस 80 एंड दिस वन इज 100 डिग्री। तो करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा था? डी आपका। ठीक है, मैं एक बार रीचेक जरूर कर लूँ क्योंकि ये देखना होता है कि आपको पूरा दिख गया। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए ओके, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है देखिए, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स, बड़ा आराम से पढ़िए। टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3। आपके पास आराम से पढ़ने के लिए नहीं टाइम नहीं है, मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है, है ना। आपको क्या करना है,
बस देखा, सॉल्व करना शुरू कर दिया, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर खत्म करना है, वन कोशिश करो 1 मिनट में हो जाए, है ना। और ये क्वेश्चन हो सकता है, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3, रेडियाई इन द रेशियो 3:1, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। टू कोन्स है ना बच्चों। सॉल्यूशन देखें मेरा, आप लोग अपना डिसाइड कर ले कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ए बी सी डी कोई एक। आइए तो हम तो दो कोण बनाते हैं अच्छे से, जो बच्चे नहीं समझ पाए उनके लिए, बच्चे सारे इम्पोर्टेंट हैं। दो कोण बनाया, एक ये रहा, एक इधर कर लिया, ठीक है, कोण बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्या है, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो, मतलब ये जो हाइट है, इसकी हाइट ले ली h1 और इसकी हाइट ले लेते हैं h2, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इनका जो रेशियो है, मतलब h1 अपॉन गिवन है h1 अपॉन h2। आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, ध्यान रखना, पेपर में सॉल्यूशन नहीं लिखना, सीधा आंसर लिखना है। आप सॉल्यूशन रफ पे करें। h1 अपॉन h2 देखोगे वो कहाँ आएगा भाई, रफ का ऑप्शन, लाइन खींचोगे तुरंत रफ पेज करो, रफ पे काम करोगे इधर से, ठीक है। तो h1 अपॉन h2 दे रखा है 1/3, सही है। दूसरी बात कि रेडियाई इन द और इसकी रेडियस ले लेते हैं r1 और इसकी रेडियस ले लेते हैं r2, ठीक है। तो एंड दूसरा काम क्या कि r1 अपॉन r2 रेडियाई का जो रेशियो है वो है 3:1। तो बताओ कि इनकी रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम ले लेते हैं v1 और इसका वॉल्यूम ले लेते हैं v2, सही है। तो वॉल्यूम मतलब हमें चाहिए, देन हमें निकालना है v1 अपॉन v2। अब वॉल्यूम इसका कितना होता है बेटा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, सही है, क्योंकि हमारी तो इस कोण की रेडियस r1 है और हाइट हमारी h1 है, अपॉन इस कोण के बारे में क्या पता है कि इसका भी वॉल्यूम 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 पाई और 1/3 पाई कैंसिल हो गया। इस चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 टू द होल स्क्वायर, सही है बच्चों, बताओ, इंटू h1 अपॉन h2। किसी को कोई दिक्कत, भाई r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर था, तो इसको r1 अपॉन r2 टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आओ जरा इधर, चलते चलो वैसे इक्वल के नीचे इक्वल, बट मेरे पास स्पेस का इशू है तो तुम लोग इधर से समझ सकते हो। वैसे आपको ध्यान रखना, इक्वल के नीचे इक्वल लगेगा। तो r1 अपॉन r2 कितना था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इधर देखो फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आप देखें या ना डालें तब भी आपको काम चलेगा। r1 अपॉन r2 क्या है, आपको तो भाई ऑब्जेक्टिव करना है, 3/1 टू द होल स्क्वायर, और इंटू h1 अपॉन h2 देखोगे तो 1/3, सही है बच्चों। ये बताओ, एक पावर से ये वाला 3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/1, तो आंसर क्या होगा आपका 3:1, और बिल्कुल है, ऑप्शन करेक्ट हुआ बी। ये भी एक पार्ट था, तो बिल्कुल क्लियर होगा आपका, है ना, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको होगी नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए चलिए, ओके तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से मुखातिब होते हैं हमने भी सोचा नए नए वर्ड सीखे उर्दू के देखते हैं। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस bx प्लस 2 = 0 इज 1, मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट है इस इक्वेशन का वो पहले से पता है 1। मतलब बच्चों सॉल्यूशन करना शुरू कर दो, तुरंत डिस्क्रिमिनेंट पता चल गया। डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन देखो जरा, गिवन इक्वेशन देखना, गिवन इक्वेशन इज 6x² माइनस bx प्लस 2 = 0, और हमें पता है वी हैव डिस्क्रिमिनेंट इज 1, है ना। देखो क्या गजब का क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि d = 1 दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पहले से पता है 1, और वैल्यू पूछ रहे हैं b की। तो बेटा d, अब d = क्या होता है, d = कॉन्सेप्ट है कि b² माइनस 4ac = 1, सही है। अब जरा मुझे ये बताओ a b c की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे, a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। इसके लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते थे। तो a अगर मैं निकालना पड़ जाए यहाँ पर, a कितना होगा 6 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x² गिव यू a, कोफिशिएंट ऑफ x गिव यू b फॉर माइनस b। ध्यान रखना ये क्वेश्चन अच्छा है ये, एंड c इज 2,
ठीक है। आइए तो अब बी फॉर, बी की जगह पर तो हमें क्या लिखना है, माइनस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 4, ए फॉर 6, सी फॉर 2 इज इक्वल 1। तो बेटा माइनस बी टू द होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24, 2 जा 48 इज इक्वल 1। तो बी स्क्वायर इज इक्वल 48 प्लस 1 मतलब 49 है ना, 49। और बी स्क्वायर अगर 49 हो गया तो बी कितना हुआ, बी इज प्लस रूट 49, या इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 7। अब देखना आंसर क्या, कुछ बच्चे तो 7 दे देंगे है ना, कुछ बच्चे पता नहीं क्या, -7 तो कोई नहीं देगा बट यहाँ पर एक अच्छा सा लिखा है कि बोथ ए एंड बी करेक्ट। तो ऑप्शन आपका कौन सा, ये, क्योंकि इसमें क्या आता है 7 भी आ जाएगा और -7 भी आ जाएगा, जैसे ये लिखा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए 100% पेपर में आने के चांसेस है। चलिए देखिए, गिवन दैट ये मैट्रिक्स है और उसका प्रोडक्ट किसके साथ है, ए के साथ, इज इक्वल एक रिजल्ट आया, वो भी मैट्रिक्स में आया। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इन्होंने आपसे पूछ दिया बेटा इसका ऑर्डर बता दो। एक मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, वैसे जो लोग जानते हैं वो तुरंत ऑर्डर निकाल दें। आपके पास 1 मिनट से भी कम है अब तो 1 मिनट से भी कम है और निकालना है आपको, है ना। चलिए तो अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम देखें सॉल्यूशन इसका देखना, वी हैव, जो हमारे पास है वो क्या है बेटा, वी हैव एक मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें, बात को समझो, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ रो 2, कॉलम 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 1। ठीक है, इसका प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, एक मैट्रिक्स है मान लो ए, और ये हमें पता नहीं, ठीक है, बट इसका जो इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई हुआ उसका रिजल्ट हमें पता है, वो कितना है, ए बी सी और डी। ये तो 100% 1 मार्क्स में आने ही आना है, इसको 2 मार्क्स में और या 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, इसको इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसका ऑर्डर पता था 2 क्रॉस 1 है ना, इसका ऑर्डर नहीं पता है, इसका ऑर्डर बताओ, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम वो भी 2, तो 2 क्रॉस 2 ये भी पता चल गया। अब एक बात जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना, हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट करोगे मैट्रिक्स में, उनकी ये जो डायमेंशंस होती हैं, ये डायमेंशन जैसे अगर हम देखें तो ये हमेशा सेम होगी 1 क्रॉस, ठीक है, हमेशा सेम होगी। अब इसकी खासियत देखना, ये तुम्हारी क्या है, इनको इनर डायमेंशंस बोलते हैं, इनर डायमेंशन। ठीक है, 1 क्रॉस 1 ये वाला जो है, इसका अगर लास्ट वाला पार्ट पता है तो इसका ऑटोमेटिक 1 ही होगा। ये हमेशा इनर डायमेंशंस आर इक्वल, हमेशा कैसी होंगी, इक्वल। जो बच्चे नहीं जानते वो सीख लें इस चीज़ को। और बच्चों ये जो है ये हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आउटर डॉम, प्रोडक्ट ऑफ, या ऐसे भी कह सकते हो आउटर डायमेंशंस। ये हमेशा क्या होंगी, आउटर डायमेंशन, आउटर डायमेंशन। अब ये इनर और आउटर क्या, इनर का मतलब तुम यहाँ पे देखो, ये 1 और 1 ये दोनों हमेशा सेम होंगे। तो बच्चों ये और ये, अब तुम्हें ये आंसर पता है तुम्हें कि इधर 2 क्रॉस 2 है, वो कब आएगा, जब इधर क्या हो, यहाँ पर भी 2 हो, इन दोनों को लिया जाता है। ये तुम्हारी आउटर डायमेंशन है, आउटर डायमेंशन 2 क्रॉस 2, तभी तो ये 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, तो अब तुरंत पता चल गया कि भाई साहब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा, 1 क्रॉस 2, आंसर इज बी। ठीक है, इसका एक और कॉन्सेप्ट ट्रिक ले लें, कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर ए क्रॉस बी है, सही है, और कोई मैट्रिक्स है बी और उसका ऑर्डर 100% बी क्रॉस सी है। अब तुम देखो ये दोनों जो इनर डायमेंशन हैं ये हमेशा सेम है, हमेशा से, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा ए बी, वो हमेशा क्या आएगा, ए क्रॉस सी आएगा। अब समझो ये दोनों सेम आए तो इनका जो
रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ए क्रॉस सी, मतलब 2 क्रॉस 2। देख लो 2 क्रॉस 2 बस ए क्रॉस सी, मैच कर गया। तो बच्चों ये था इसका। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामने लिखा है द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 3x+1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1/3। आंसर इज 40/27, 27/40, 56/70, 33/41। बताइए कौन, जल्दी बताइए। मैं तो स्टार्ट कर चुका, जल्दी बताइए। थ्योरम क्या लगेगी, रिमाइंडर थ्योरम लगेगी, क्योंकि पूछा क्या गया है, द रिमाइंडर आपसे पूछा ही गया है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, है ना। क्या थी थ्योरम, देखिए एफ एक्स, इफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज लिख दे, देन रिमाइंडर इक्वल एफ ऑफ ए। बच्चों ये जो एफ ऑफ ए है ना, ये वाला है। तो आपकी क्वेश्चन में अगर हम लेट कर लें कि एफ एक्स कौन, तो एफ एक्स तो आपको पॉलिनोमियल जो भी है वो सामने है आपका, x³ माइनस 5x² प्लस 3x+1 हो गया, ये हो गया। यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम आपका एफ ऑफ ए क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल, आपसे रिमाइंडर ही पूछा है, रिमाइंडर इज इक्वल बच्चों ए कौन है आपका 1/3। ए कौन है, x माइनस ए इक्वल 0 कर लो, चाहे तो x माइनस 1/3 इज इक्वल 0 कर लो, तो x इज इक्वल 1/3 और यही है हमारा a। तो f ऑफ आपसे पूछ रहे हैं एफ ऑफ ए फॉर 1/3, बहुत ही आसान, एफ ऑफ 1/3। अच्छा एक बात बताओ, एफ ऑफ एक्स ये था, तो x के प्लेस पर अगर तुम 1/3 लिखोगे तो यहाँ पर जितने भी x हैं सबके प्लेस पर क्या लिखा जाएगा 1/3, तो लिख दो 1/3 टू द पावर 3 पहला, माइनस सेकेंड टर्म में देखो 5, x के प्लेस पर फिर से 1/3 टू द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3 और +1। तो बच्चों 3 3 कैंसिल हो गया, ये तो +1 2 हो गया, प्लस का 1 तो प्लस का 2 हो गया। इधर आओ जरा, 1/3 टू द होल क्यूब 1/27 और माइनस 5 इंटू 1/3 टू द होल स्क्वायर 1/9। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है 1/27 और माइनस 5/9 प्लस 2/1 कर दो, सही है। तो आओ जरा इधर, एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम मिल जाएगा आपको 27। समझ रहे हो, मतलब अब तुम्हें कैसे इधर से, क्योंकि मैंने इधर स्पेस था नहीं तो चलो ऐसे लिखते हैं 1/27 इक्वल लगाओ पहले, दिस इम्प्लाइज नहीं, 1/27 माइनस 5/9 प्लस 2/1। तो एलसीएम अब बताओ, हाँ 27। अब एलसीएम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, 27 डिवाइडेड बाई 27 1 इंटू न्यूमरेटर 1 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 9 3, 9 3 जा 27, सो 3 5 जा 15 और प्लस 27 डिवाइडेड बाई 1 27 2 जा 54, तो 54 पॉजिटिव प्लस 1 55, 55 माइनस 15 बताइए 40। आंसर इज 40/27। ढूंढो है, हाँ है, पहले ही आंसर करेक्ट चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। आपका मेन कॉन्सेप्ट भी हम दे रहे हैं, सॉल्यूशन भी हम कर रहे हैं। मुझसे पहले जैसे मैं क्वेश्चन आपको बोलता हूँ ना, आप अपना सॉल्यूशन करना शुरू कर दो, या जो बच्चे, मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो बच्चा हमारा अभी तैयार नहीं हो पाया या कहीं पे वीक रह गया, ठीक है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। और जिसको ना, जिनकी तैयारी 100 की है, तो वो मुझसे पहले जैसे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन देखा तुरंत सॉल्व करना शुरू हो गया।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं, और बहुत ही कहें कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए हमेशा बच्चा परेशान रहता है, वो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए, अ पॉइंट क्यू, सबको पता है क्यू पॉइंट जो है ना, उसके अगर आप ऑर्डर पेयर के अंदर जो देखें कंपोनेंट, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा आप ये सोचो, जिसमें दोनों कंपोनेंट, ऑर्डर पेयर के दोनों कंपोनेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। खेल को समझो थोड़ा सा, किस में चला गया, क्यू पॉइंट कहीं पर है और वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ऑरिजिन अपनी। दूसरा क्या है, इज रिफ्लेक्टेड, ये पॉइंट हो रहा है रिफ्लेक्ट, किधर हो रहा है, इन द लाइन एक्स इक्वल जीरो। अब लाइन एक्स इक्वल जीरो कौन सी बेटा, एक्स इक्वल लाइन जीरो, मतलब बाई एक्सिस। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्स इक्वल जीरो और बाई एक्सिस। बात को समझ गए, इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट। अब इसके ये कौन सी लाइन होगी, सब समझ गए, ये क्या है, ये बाई इक्वल जीरो रिप्रेजेंट करेगी और एक्स एक्सिस, सही है, ये एक्स एक्सिस भी है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, बाई इक्वल जीरो। इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस क्या होगी हमारी, एक्स इक्वल जीरो। तो अभी हम उस पर ज़्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना पता चल गया कि ये लाइन है, ये एक्सिस है, बाई एक्सिस। तो पॉइंट क्यू जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है किधर, इन द लाइन एक्स इक्वल जीरो टू द पॉइंट इधर, टू इन द लाइन टू क्यू, मतलब ये एक पॉइंट क्यू है, ओवरलैप कर रहा है किसको, क्यू डैश, और क्यू डैश किधर है, -5, 2। अब -5 मतलब पहला कंपोनेंट निगेटिव, मतलब ये डायरेक्शन इसकी निगेटिव, और दूसरा कंपोनेंट पॉजिटिव, मतलब ये वाली डायरेक्शन कैसी, पॉजिटिव, मतलब क्यू डैश इधर होगा कहीं, -5, 2। अब बात को समझो, क्यू तो रिफ्लेक्ट कौन हो रहा है, क्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है किस लाइन में, कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा आंसर देना है, समझना बट है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है किस पे, थ्रू द एक्स एक्स, थ्रू द बाई एक्सिस, किधर हो रहा है, टू क्यू डैश, मतलब क्यू पॉइंट ओवरलैप करेगा जाके किसको, क्यू डैश, मतलब ये वाला पॉइंट इधर आने वाला है, ये पॉइंट इधर आएगा, तो मतलब ये क्यू अगर आएगा तो ये क्या हो गया, जरा देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में आप सेकंड में जा रहे हो, सेकंड में ए जो अभी पॉजिटिव था वो कैसा हो जाएगा, -a, और ये वाला बी तो पॉजिटिव था ही था। तो अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो -a इक्वल क्या आएगा, -5, एंड b इज इक्वल कितना आ जाएगा, सॉरी b लिख दो यहाँ पे, तो b इज इक्वल कितना आ जाएगा, 2। अब एक बात बताओ, माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू 5 है, b इज 2, आंसर इज दोनों, आंसर इज ये सी, खत्म। देखा, कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत पड़ी, सीधा पता था कि क्यू पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर किधर जा रहा है, रिफ्लेक्ट किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू द एक्स इक्वल जीरो, या रिफ्लेक्ट थ्रू द बाई एक्सिस, तो वो किसको ओवरलैप करेगा, क्यू डैश को। तो इसके और कंपोनेंट है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उससे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्यू किसको ऊपर जाएगा, किसके ऊपर, मतलब -a के ऊपर -5, माइनस माइनस कैंसिल, बचा गया 5, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट, इसका छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट था, लोग कर नहीं पाते। चलो नेक्स्ट है, ये सोचना कि इसी पॉइंट क्यू का अगर रिफ्लेक्शन